फाइन। तो देखो एज यूजुअल हम लोग इसमें कुछ सेगमेंट्स देखेंगे और इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, मैप से रिलेटेड चीज। लर्न थ्रू मैप्स। थोड़ा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का बाउंड्री देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में कौन सा कंट्री है? एल सल्वाडोर, जानते हो, जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया, है ना। निकरागुआ है तुम्हारा, कोस्टा रिका है, पनामा है, होंडुरास है, विलीज है, एंड ग्वाटेमाला है। अब इसमें तुमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट कि एल सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर तुम्हारा केवल जो बाउंड्री शेयर करता है वो पैसिफिक ओशन के साथ करता है, समझे। और तुम यदि देखोगे तो बाकी तुमको जो कंट्री नज़र आएगा वो सब तुम्हारा पैसिफिक ओशन और कैरिबियन ओशन को टच करते हुए नज़र आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, ये दो कंट्री है जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन को टच करता है। ये दो कंट्री छोड़ के बाकी जितना भी कंट्री है, चाहे वो फिलिप्स, हाँ सॉरी नहीं, हाँ गलती बोल दी। देखो एल सल्वाडोर और विलीज ही मात्र ऐसा कंट्री है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में जो कि तुम्हारा क्या करता है, जो बाउंड्री शेयर कर रहा है या तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है या फिर कैरिबियन को टच कर रहा है। विलीज देखो कैरिबियन सी को ही टच कर रहा है, एल सल्वाडोर केवल पैसिफिक ओशन को ही टच कर रहा है, बाकी जितना कंट्री है वो दोनों को टच कर रहा है। ग्वाटेमाला पैसिफिक ओशन को भी टच कर रहा है, साथ साथ तुम्हारा कैरिबियन सी को भी टच कर रहा है। होंडुरास भी देखो, इधर देखो तो पैसिफिक ओशन को भी टच कर रहा है और इधर कैरिबियन को भी टच कर रहा है। निकारागुआ भी देखोगे तो दोनों को टच कर रहा है, कोस्टा रिका भी दोनों को टच कर रहा है। तो ये कितना कंट्री है इसमें? पनामा सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 कंट्री में 2 कंट्री है जो तुम्हारा 6 कंट्री में 4 ऐसा कंट्री है जो दोनों को टच करता है, कैरिबियन को भी टच करता है और पैसिफिक को भी टच करता है। और 2 कंट्री ऐसा है, बोलना नहीं है बीच में, 2 कंट्री ऐसा है, एक तुम्हारा पैसिफिक को टच करता है और एक तुम्हारा कैरिबियन को टच करता है। समझ में आ गया ना? यही 5 कंट्री को हम, यही 6 कंट्री को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। पनामा नहीं है, पनामा भी है, बट पनामा क्या है तुम्हारा? ये स्ट्रेट कहा जाता है इसको, कि 2 कंटिनेंट ब्लॉक को जोड़ने वाला। जैसे देखो ये तुम्हारा इंडिया हो गया और श्रीलंका हो गया, बीच में पाक स्ट्रेट है ना, पाक स्ट्रेट जोड़ता है, जो राम सेतु से भी, एडम ब्रिज से भी रिलेटेड है। बात समझे? ये हो गया। दूसरा देखो, सी ऑफ जापान, येलो सी, साउथ चाइना सी एंड मैनी मोर। अब देखो इसी से रिलेटेड ना आया था सिविल सर्विस में क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखो साउथ कोरिया, अब इसमें देखो नॉर्थ कोरिया देखोगे बच्चे लोग तो तुमको पता चलेगा नॉर्थ कोरिया बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जापान और रसिया के बीच में कुरिल आइलैंड पे डिस्प्यूट है, समझे। और जापान और चाइना के बीच में सेंकाकू आइलैंड, उसके बीच में डिस्प्यूट है। और साउथ चाइना सी देख ही लो, साउथ चाइना सी में परासल आइलैंड और तुम्हारा स्प्रैटली आइलैंड है, और वहीं पे 9 डैश लाइन है, समझे। जो एग्रेशन दिखा रहा था तो 2016 में पीसीए ने बोला था ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, कि ऐसा मत करो तुम वहाँ पे मगर चाइना ने बात नहीं माना वो चीज़। वी हैव सीन ऑल्सो। देखो लास्ट में देखोगे तो ईस्ट तिमोर सी भी दिखेगा तुमको, दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे वाला जगह। और ये जगह तुमको हिस्ट्री में कुछ याद आ रहा है? अम्बोइना ट्रेजेडी, उसी के आसपास का एरिया है ये मॉडर्न इंडिया में। बात समझ में आ गया ना? आगे देखो, ठीक है, सेम आ गया है क्या? हाँ सेम आ गया। चलो 72 देखो, लुक एट द बाउंड्री ऑफ पर्शियन गल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। पर्शियन गल्फ का बाउंड्री देखो स्टूडेंट, पर्शियन गल्फ का बाउंड्री क्या है? ईरान है, ठीक है, इराक दिखेगा तुमको, ईरान है, इराक है, कुवैत है। इराक भी थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है पर्शियन गल्फ के साथ, देख रहे हो ना। कुवैत है बच्चे लोग, बहरीन है, कतार है, समझे, यूएई है, और थोड़ा सा ओमान वाला भी एरिया है ऊपर, ठीक से देखोगे तो, ठीक है, ओमान वाला एरिया भी ऊपर जाएगा। तो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो डैट कि ओमान भी पर्शियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करता है। ये देखो, ये वाला टिप दिख रहा है तुमको, ये वाला कलर, ये ओमान का एरिया है। बात समझे? यस। और बगल में गल्फ ऑफ ओमान भी लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि तुम लोग से कोई पूछे कि पर्शियन गल्फ के साथ कौन सा कंट्री का बाउंड्री लगा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बोलो ईरान है, ऐसे घूमो, ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतार है, यूएई है, करेक्ट, और तुम्हारा ओमान है। हाँ सऊदी अरब भी होगा, सऊदी अरब है, हाँ सऊदी अरब बिल्कुल उधर से शेयर कर रहा है। सऊदी अरब तो बिल्कुल होगा ही, पूरा है सऊदी अरब तो,
लंबा कोस्टलाइन होगा। ठीक है, तो मैं फिर से दोहराता हूँ, ईरान है, देखो पूछता है बच्चे लोग, 2 सवाल पूछेंगे यूपीएससी से इस तरह कि कहाँ कहाँ बाउंड्री लगता है। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतार है, यूएई है और ओमान है। इतना कंट्री पर्शियन गल्फ। पर्सिया का हिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम? हाँ, यस, ईरान इन्वेजन जो हुआ था, मैसेडोनिया सब दुनिया भर का बताए थे ना एंशियंट इंडिया में, बिल्कुल यही सब चीज़ तो है। पर्सिया वर्ड खत्म हो गया और वो ईरान हो गया, अभी भी पर्शियन गल्फ है। दिस शोज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कि पर्शियन वर्ड होता क्या है, अभी भी पर्शियन वर्ड है मगर। और मुझे इससे बंदर अब्बास पोर्ट भी याद आ रहा है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट समथिंग कॉरिडोर करके है, वो बंदर अब्बास पोर्ट से होगा। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ से? ईरान से शुरू होगा। एक शाइस्ती पोर्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस में, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 50 किलोमीटर के रेंज में ही होगा, वहाँ से तुम्हारा क्या है, बंदर अब्बास पोर्ट है। बंदर अब्बास से INSTC पास होगा। INSTC पास कहाँ तक होगा? यूरोप तक जाएगा। वही बाकू पोर्ट से जाएगा। बुझने आ रहा है कुछ भी? बाकू पोर्ट, ये बल्गेरिया का तुम्हारा बाकू है, सॉरी बल्गेरिया बोला है, सॉरी अजरबैजान का जो बाकू है, यहाँ से क्रॉस होते हुए जाएगा इस तरफ, ऐसे करके रशिया से क्रॉस होते जाएगा तुम्हारा यूरोप में। और INST से रिलेटेड सिविल सर्विस में पूछा गया सवाल है, समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, लुक एट द बाउंड्रीज ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के देखो कितना बड़ा बाउंड्री है। मोरक्को, अल्जेरिया, तुनिसिया। तुनिसिया याद आया तुम लोग को? सितंबर 2010 में तुनिसिया में अरब स्प्रिंग आया था। उसके बाद देखो सब पूरा हिल गया, वहाँ का कंट्री, इजिप्ट से लेकर हर कंट्री हिल गया। सऊदी अरब में मुश्किल से उसको प्रिवेंट किया गया अरब स्प्रिंग को। मगर तुनिसिया जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे फिर शांति बहाल हो गया। मगर रिसेंट टाइम में जानते हो कि तुनिसिया में भी दिक्कत चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है। तुनिसिया, लीबिया में 2 पावर सेंटर है, बताए थे ना उस दिन, 2 पावर सेंटर है। इजिप्ट देखो, उसके बाद तुमको इजराइल नजर आएगा स्टूडेंट, लेबनान नजर आएगा, सीरिया नजर आएगा, टर्की नजर आएगा और तुमको सिप्रस नजर आएगा। ये सब जितने भी कंट्री हैं सब मेडिटेरियन साथ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर शेयर नहीं करेगा, ऊपर भी शेयर करेगा, अभी थोड़ी देर में आएंगे। ऊपर का मतलब स्पेन स्टूडेंट, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है। बात समझे? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, नीचे देखो, मेडिटेरियन नीचे देखो। अच्छा वो समझ गए ना? फिर से मैं दोहराता हूँ कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन सा कंट्री का बाउंड्री लगता है? मोरक्को, समझे? अल्जेरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, सिप्रस, ये इधर वाला कंट्री हो गया। यदि मैं ऊपर का बोलूँ तो देखो, देख के ही तुमको समझ में आ जाएगा, ग्रीस भी है, इटली भी होगा, फ्रांस भी होगा, स्पेन भी होगा और इस तरफ पोर्टुगल है। पोर्टुगल इस तरफ होगा तो अटलांटिक ओशन से टच कर जाएगा। इनफैक्ट ये भी टच करेगा, अरे इधर से मेडिटेरियन सी से भी होगा, क्योंकि नीचे तो है ना जी। देखो यहाँ पे देखो, ये फिगर यहाँ पे सोच देखो, ये वाला है, नहीं ये टच नहीं होगा। देखो यहाँ तक मेडिटेरियन मानते हैं आप, ठीक है ना? ये देखो ये टच नहीं होगा, ये अटलांटिक के साथ टच होगा। तो ये इस मैप में देखो, स्पेन, फ्रांस, इटली, देखो ये सब तो पूरा होगा फिर, है ना? BH हो जाएगा, अल्बेनिया हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, समझे ना? और जहाँ तक ब्लैक सी है तो ब्लैक सी का कल बता चुका हूँ मैं, कैस्पियन सी का ही बता चुका हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ पता होना चाहिए तुम लोगों की, मेडिटेरियन सी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, एंड सो ऑन। आगे देखो, आयरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल एंड मैनी मोर। देखो इसका भी देख लो, आयरलैंड, यू नो डैट आयरलैंड तो कितना लंबा न्यूज़ से बना है ना? गुड फ्राइडे 1998, ठीक है? अभी जो विंडसोर एग्रीमेंट है, ग्रीन चैनल, हाँ रेड चैनल, यूनाइटेड किंगडम देख लो स्टूडेंट, फ्रांस देखो, कैपिटल देखो, स्पेन मैड्रिड, पोर्टुगीज लिस्बन पोर्टुगल का वो कैपिटल है। लिस्बन ट्रीटी हुआ कि नहीं हुआ? इटली देखो, रोम, ऑस्ट्रिया वेना, जर्मनी, डेनमार्क, कोपेनहेगन सबमिट हुआ था ना, इकोलॉजी में पढ़े थे ना हम लोग, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखो, लुक एट द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ ईरान देखो, ईरान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर समय न्यूज़ में रहता है ईरान। देखो ईरान का बाउंड्री देखोगे स्टूडेंट, बढ़िया समझो, ईरान का बाउंड्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, बस कुवैत नहीं करता है।
और तुम लोग को पूछेगा, तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए, क्या सीरिया बाउंड्री करता है ईरान के साथ? तो नहीं है। सीरिया देखो यहीं पे ख़त्म हो जाता है सीरिया। हाँ बिल्कुल, समझे। इराक तो बाउंड्री शेयर करेगा बिल्कुल, जिसका कैपिटल बगदाद है। यही तिग्रिस है, यहीं से तो दौड़ते हुए आया था अलेक्जेंडर, समझ गया ना, यहीं से आया था अलेक्जेंडर। कुछ भी समझ में, या फिर लिख लिया करो, बाउंड्री जो शेयर कर रहा है उसको लिख लिया करो। मैं फिर से दोहराता हूँ, स्टूडेंट लिखा करो, ये सब चीज़ भूल जाओगे। देखो यहाँ पे ईरान का देखो, लिखो बच्चे लोग, पाकिस्तान टी लगा दो, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान ब्रैकेट में बाकू लिख लो, बाकू याद रहेगा कि पोर्ट है, INST से पास होता है, वो भी लिख लो रेफरेंस वहाँ पे। अर्मेनिया, अजरबैजान के बाद अर्मेनिया, टर्की, इराक, समझे, इराक, हाँ कुवैत नहीं करता, इराक, बस इतना है। और यदि मैं सी का बात कर लूँ तो कौन सा सी को टच करता है ये, तो हम कह सकते हैं कि कैस्पियन सी को टच करता है ऊपर, पर्शियन गल्फ करता है, गल्फ ऑफ ओमान करता है, और अरबियन सी भी कह सकते हैं क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान एक्सटेंड हो जाएगा अरबियन सी में। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ो, खत्म हो गया लर्न थ्रू द मैप्स। दूसरा देखते हैं, देखो हमारा जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कल बता भी दिए थे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कल शाम को चर्चा हुआ था ना मिनिस्ट्री। देखो IMD का दिक्कत क्या हुआ, IMD हैज़ गॉट 2 सुपर कंप्यूटर, मिहिर एंड प्रत्यूष। लिखो मिहिर और प्रत्यूष, IMD को सुपर कंप्यूटर मिला है जो कि बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है। सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या है? फास्ट प्रोसेसिंग। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी देखो इसका गजब बात है कि लगभग 10 साल जो प्रोजेक्ट किया है उसमें 10 ईयर्स तो एरर ही आया है इसका, यानी कि 10 साल में जो मानसून से रिलेटेड इसने प्रिडिक्ट किया है, बाबू समझ में आ रहा है ना? 10 ईयर्स में जो इसने प्रिडिक्ट किया है उसमें तुम्हारा 8 ईयर्स इसका गलत ही आया है। इसका मतलब क्या? बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। यदि तुम्हारा मानसून यदि गलत प्रिडिक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, बताओ तो। यहाँ पे देखो क्वांटम ऑफ रेनफॉल एट 4% प्लस और माइनस, बताओ इसमें 4% प्लस और माइनस के रेंज में दिया है, यानी कि एक्यूरेसी IMD का नहीं है। 10 साल में 8 साल ऐसा हुआ है कि जहाँ पे उसका डेटा ही एक्यूरेट काम नहीं किया है। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब IMD को और अच्छे से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कैसे पता चलता है कि मानसून आएगा कि नहीं आएगा? मानसून कब आता है? जून में आता है ना, जून में आता है हमारे इंडिया में। तो अप्रैल में आपको ओशन का टेम्परेचर देखना होता है, ओशन का जो ऊपर का जो लेयर है उसको देखना होता है, ओशन का पूरा टेम्परेचर को देखना होता है, और ऊपर का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को भी देखना होता है, उसके बाद डिसाइड करना होता है। तो जो अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है IMD के पास, मिहिर और प्रत्यूष का, उसका इस्तेमाल और बेहतर होना चाहिए, या फिर इस तरह का सुपर कंप्यूटर और आना चाहिए ताकि मौसम में जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो और स्ट्रांग हो सके। बात समझे? वहाँ पे लिखा गया बट द डिकेड्स ऑफ, देखो इसने बोला है कि, इसने क्या बोला है कि, अच्छा ये बताओ जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना है? 87 सेंटीमीटर। लॉन्ग पीरियड मतलब जो तुम्हारा जो 30-40 साल का जो आंकड़ा होगा, 30-40 साल का आंकड़ा देखोगे तो कितना है तुम्हारा? 87 to 88 तुम्हारा सेंटीमीटर होना चाहिए, समझे? तो यहाँ पे देखो IMD अप्रैल फोरकास्ट हैज प्रोजेक्टेड एट नॉर्मल मानसून, क्वांटम ऑफ रेनफॉल एट 4% प्लस और माइनस, यानी कि LPA कंपेयर में या तो 4% ज़्यादा होगा या 4% कम होगा, यानी कि 88 का 4% प्लस कर दो, 88 का तुम्हारा 4% माइनस कर दो। कहने का मतलब ये हुआ। मगर दिक्कत क्या है? देखो बट द डिकेड सॉ 4 एक्सिस मानसून ईयर्स एंड 3 बिलो नॉर्मल डिफिसिट ईयर, यानी कि 10 साल में जो ये प्रोजेक्ट किया उसके हिसाब से नहीं हुआ। डिकेड में देखो 4 तुम्हारा मानसून जो है वो ज़्यादा आ गया प्रोजेक्ट से, और जो तुम्हारा 2-3 साल था वो तुम्हारा नॉर्मल से नीचे आ गया, या नॉर्मल के बराबर या डिफिसिट आ गया। इसका मतलब IMD का जो प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, उसमें गड़बड़ी है। बात समझे? गड़बड़ी है। और ऐसे भी जानते हो कि इंडियन मानसून बहुत पजल चीज़ है। बात समझे? आज देखो कल तुम लोग को एडिटोरियल में बताया गया, देखो कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज्ड जो यूरोपियन यूनियन किया है, बोला है ना कि 2026 से कर देंगे, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इसके लिए। तो देखो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन जो है वो इम्पोज कर रहा है, साध रहा है। क्यों? आखिर भाई तुम तो हिस्टोरिकल पोल्यूटर है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन, बताओ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन लाया? यूरोप लाया। यूरोप तो पूरा गंद मचा है 1850 के बाद।
और अभी स्थिति ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री करता है उसके ऊपर तुम लगाएगा, टैक्स लगाएगा, तो तुम अपना रोल भूल गया। एक था ना कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब प्रयास करेगा इन्वायरमेंट के लिए, मगर डेवलप कंट्री ज़्यादा प्रयास करे क्योंकि वो ज़्यादा दोषी है। यदि अभी ये 1 डिकेड का बात करें तो चाइना भी बहुत दोषी होगा, मैं इंडिया तो अभी खिल रहा है, मैं खिलते हुए कंट्री को क्या तुम टैक्स लगा के उसको नीचे करना चाहते हो? तो कहाँ गया तुम्हारा कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्रिटिक सवाल उठा रहे इस पर भी। तुम तो पलड़ा झाड़ दिया कि ग्रीन करोगे ग्रीन करोगे, मैं इतना दिन तक तुम जो फ्यूल यूज़ किया, फजल फ्यूल यूज़ किया, उसका क्या? सही है, दम है ना, दम है इस बात में, स्टूडेंट समझो, एडिटोरियल अपने जगह होता है मगर क्रिटिकल एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है। देखो देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन। बात समझ में आ गया ना? रिच कंट्री को देखो, रिच कंट्री ज़्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो जब ज़्यादा जिम्मेदार है तो ज़्यादा प्रयास करना चाहिए उसको। और इस तरह तुम बोल रहे हो कि 2026 से तुम कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाओगे, डेवलपिंग, आखिर कौन मरेगा इससे? डेवलपिंग कंट्री ही मरेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में स्ट्रेंजेंट कंडीशन नहीं होता है और डेवलप कंट्री में स्ट्रेंजेंट तुम्हारा रहता है कंडीशन, इसलिए ये लोग ज़्यादा कार्बन को इमिट नहीं करता है। हम ज़्यादा कार्बन इमिट करेंगे तो हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो प्रॉब्लम है। अब देखो उस दिन तो एलन मस्क तो बोल रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी 5 के बाद नहीं होना चाहिए, कुछ बोला ना। अभी क्या बोल रहा है कि हम भी न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ट्रूथ जीपीटी, समझे? चैट जीपीटी का राइवल होगा, और जो भी एआई बोर्ड बनाया बाकी सब उसका हम विरोध करेंगे खुद बना के। तुम्हारा तो डबल वाला स्टैंडर्ड हो गया ना। एक तो तुम लेटर लिख के दिया है कि बंद करवाओ रिसर्च, अब बोला कि हम खुद बनाएंगे। हाउएवर फिर भी मस्क ने बोला है, एलन मस्क ने बोला है, कंसर्न दिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल बहुत खतरनाक है, ठीक है, इससे पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हो सकता है कि ये मजबूरी में बोला हो कि हम थ्रू जीटीपी बनाएंगे, यदि तुम स्टॉप नहीं करोगे तो हम भी बनाएंगे। और एलन मस्क है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी जानते हो स्पेस एक्स कहाँ तक कहाँ पहुँच गया, अभी नासा को पीछे छोड़ देगा स्पेस एक्स, नासा कोलैबोरेट करने के लिए जाता है। देखो एलन मस्क को सब उर्वक समझता था, उसका हिस्ट्री देखे हो, जानते हो एलन मस्क का हिस्ट्री जानते हो तुम लोग? कितना क्यूरियस बच्चा था वो अपने स्कूल में। वो जाता था दोस्त के साथ में कुछ रॉकेट बनाता था, वो फेल करता था, मैं कोई बात नहीं, फिर बनाता था, फिर फेल करता था, मैं करते करते एलन मस्क बन गया। वो हद क्यूरियसिटी उसके अंदर, बताओ कि बहुत ज़्यादा उम्र का भी तो नहीं है वो। अब बहुत अजीब है वो, उसके साथ बात करोगे तो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं रहेगा, उसका ध्यान मार्स में है। उसका इंटरव्यू उसको बोलने भी नहीं आता है ठीक से, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। ही इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। वो रियल में वही साइंटिस्ट लगता है, और साइंटिस्ट ही एक तरह से जो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया स्पेस से रिलेटेड, जो ट्विटर को खरीद लिया, तब तो दम तो है उस लड़के में। दुनिया का सबसे रईस आदमी है, पता है तुम लोग को? एलन मस्क दुनिया का सबसे रईस आदमी है। बिल गेट्स सबको तो बहुत पीछे छोड़ दिया उसने, हाँ बहुत पीछे छोड़ दिया। देखो यहाँ पे, अच्छा भारत का पॉपुलेशन, अब देखो भारत का पॉपुलेशन का आगे का देखते हैं। अभी भारत का पॉपुलेशन देखो वही 1.2 यानी कि 142 करोड़, और उस दिन बताए थे ना 63 लाख हो गया, जस्ट चाइना से हम ऊपर चले गए। तो हम कह सकते हैं कि 143 करोड़ है भारत का आबादी अभी। हाँ 2050 होते होते लगभग 167 करोड़ का आबादी बन जाएंगे, बात समझे? और यानी कि इतना 2050 तक जाएगा, और 2064 में 1.7 यानी कि 170 करोड़ हो जाएंगे, 170 करोड़। मगर जैसे ही तुम्हारा 22वीं सदी आएगा तो फिर तुम्हारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। कितना हो जाएंगे हम लोग? 153 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि 21वीं सदी आते आते फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा पॉपुलेशन। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ये 170 करोड़ तक जाएगा। घटने के बाद ये स्थिति है। जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ तो तुम्हारा क्या लगता है 140 ही रहेगा, तो बढ़ेगा, मगर उतना भी इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आबादी है। आबादी तुम्हारा लगभग 8-10% से तो बढ़ा ही है, डिकेड वाइज देखोगे तो। अपना बिहार का पॉपुलेशन भी बढ़ा है, इस डिकेड में थोड़ा कम होगा, समझ गए? आगे देखो, टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो सूडान में क्या हुआ बाबू, सूडान के एपिसोड से सीखना चाहिए सबको। अब सूडान का मैं तुम लोगों को कहानी बताता हूँ, सूडान में हुआ क्या है। एक दिन बताए थे कहानी सूडान का। पहले तो सूडान के बारे में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से समझ लो।
एक ब्लू नाइल कहाँ से आता है बताओ तो? हाँ, यू टेल मी, ब्लू नाइल कहाँ से आता है शैलजा? ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? क्या उदास हो गई? बोलो जल्दी बोलो, ब्लू नाइल कहाँ से क्लास में 50 बार बता चुके हैं। ब्लू नाइल कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया, लेक देखो ना जगह जगह तुमको दिख जाएगा तंजानिया के आसपास, लेक विक्टोरिया। और व्हाइट नाइल कहाँ से निकलता है? इथोपिया। दोनों कहाँ पे मिलता है जाके? खार्तूम में। खार्तूम क्या है तुम्हारा? सूडान का कैपिटल है। बात समझे, इसलिए सूडान रिलेटेड है इससे। समझ गए? दोनों कहाँ पे मर्ज करेगा? जानते हो ना नाइल के बारे में, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब बाई लेंथ। लार्जेस्ट कौन सा रिवर होगा? अमेजन। लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि जिसमें वाटर ज़्यादा हो। समझे? अब ये सब चीज़ पढ़ाने वाला चीज़ तो नहीं था बाबू, इतना ज्ञान होना चाहिए खुद भी। व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम सूडान एपिसोड? अब सूडान में हुआ क्या? देखो, अल बशीर का सरकार था, बशीर का सरकार था। अब बशीर का सरकार क्या किया बाबू 2012 और 13 में ना, वहाँ पे पहले एक फोर्स था, सूडानीज आर्म्ड फोर्स। लिखो, कल पूरा उसका हम पढ़ के आए हैं। ऐसे आप लिखो, सूडानीज आर्म्ड फोर्स, ठीक है, एसएएफ, सूडानीज आर्म्ड फोर्स, वहाँ का सूडान का फोर्स। अब उसको काउंटर करने के लिए इसने अपना ही फोर्स बना दिया, ठीक है, जो कि तुम्हारा रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ लिखो, रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये बशीर ने बनाया था 2012-13 के आसपास। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो बनाया है और जो पहले से कंट्री में है, 2 पावर सेंटर बना दिया। समझ रहे हो? 2 पावर सेंटर से क्या होगा? अब ये रैपिड सपोर्ट फोर्स इसलिए बनाया था कि सूडानीज आर्म फोर्स को ये सप्रेस कर सके, यदि ये कूप करना चाहे तो सप्रेस कर सके। दोनों ने इसको कूप कर दिया, दोनों ने मिलकर इसको कूप कर दिया, ठीक है। 2019 में छुट्टी हो गया इसका बढ़िया से। तब से स्ट्रगल चल रहा है, तब से बोला कि रैपिड सपोर्ट फोर्स हम पूरा कंट्री को रूल करेंगे, तो सूडानीज आर्म फोर्स बोला हम कंट्री को रूल करेंगे। ये स्थिति है। यहाँ पे लेसन क्या है बच्चा लोग? यहाँ पे लेसन क्या सीखता है? यहाँ से कभी भी पैरेलल पावर कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं इससे देश बर्बाद हो जाएगा। जस्ट यू सी द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान डीप स्टेट है। कभी भी मिलिट्री तुम्हारा जो सिविलियन गवर्नमेंट को कभी बर्खास्त कर सकता है। आखिर अब इंडिया देखो, इंडिया में देखो ना, इंडिया में जो मिलिट्री है वो तुम्हारा बहुत नीचे है, प्राइम मिनिस्टर से बहुत नीचे है। एनएसए उसको कंट्रोल कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कंट्रोल कर रहा है। तो फिर सीडीएस तुम्हारा क्या है? सेक्रेटरी है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो पोजीशन तो बहुत पीछे रख दिया, इसलिए रखे ताकि सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल हो पूरा। तो लेसन सीखना चाहिए वर्ल्ड में ही, पाकिस्तान सबको सीखना चाहिए। समझे? यही एपिसोड रहा। हाँ, एबीसी रूल क्या समझते हो? एबीसी रूल कहा जा रहा है कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी रूल? देखो, एक नया रूल आया है जो कि मैं तुम लोग एडिटोरियल में बताऊंगा। इस रूल के हिसाब से जो डॉग है, देखो कुत्ता लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, सड़क पे तुमको मिलेगा कुत्ता, भौंकते हुए मिलेगा, काटते हुए मिलेगा। इसको खत्म करने के लिए, खत्म करने मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए एक नया नियम आया, दैट इज कॉल्ड एबीसी रूल। बट एबीसी रूल में जो प्रोविजन दिया गया वो सब इम्प्रैक्टिकल है। इसमें बोला गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। अब म्यूनिसिपल कितना करेगा, उसका एक लूफॉल्स है, और भी बहुत सारा प्रोविजन है जो कि इम्प्रैक्टिकल है। अब क्या क्या प्रोविजन है तो आई विल डील इन द एडिटोरियल्स। पूरा इसका डेडिकेटेड एक एडिटोरियल्स ही आएगा तुम्हारा कल या परसों। समझ गए ना? तो वहाँ पे देख लेंगे इसका। देखो, भले ही वर्ल्ड टॉप ट्रेडिंग नेशन है चाइना, मत चाइना पे किसी को बिलीव नहीं है। चाइना इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनेंशियल साइड इज लिमिटेड। चाइना का जो रिनमिनबी है उस पर भरोसा कम है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम है उसका। समझे ना? ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। जब ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है तो इसलिए अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो भरोसा किया जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत? और दूसरी बात है कि डॉलर इंटरनेशनल है कि नहीं है। तो भले ही आप दुनिया का बेस्ट ट्रेडिंग नेशन बन गए हैं, मगर अभी भी भरोसा नहीं किया जाता है आप पे, चाइना पे भी। बस समझे? आगे देखो। हाँ, क्या समझते हो पीएम गति शक्ति से और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से? तो आप बाबू तुम लोग तो बोलने के कगार में होना चाहिए, है ना। पीएम गति शक्ति मतलब जितने भी अलग अलग चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको एक पोर्टल में जोड़ देना, दैट इज पीएम शक्ति। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लिए एक पोर्टल आया था ना, यूलिप करके, ULIP, यूलिप।
जिसमें क्या है कि जितने भी हैजल्स है सब एक बार में ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तुमको एजेंसी का कोई टेंशन नहीं लेना है, एक ही पोर्टल में जो भी करना है कर लो। इसके लिए देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक तुम्हारा लॉजिस्टिक इंडेक्स भी तुम्हारा के निकालती है। और देखो भारत का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया का रैंक देखो, इंडिया का रैंक 38 है, समझे। अब तुम खुद देख लो 2023 में हम 38 हुए, समझ गए, 139 कंट्रीज़ में। 2018 में हमारा 160, 2018 में बहुत पीछे रैंक था हमारा, इसमें दिया गया ना, हाँ उसमें बहुत पीछे थे। तो इस बार हमारा बेस्ट रहा है, हम इस बार बहुत छलांग लगाए हैं लॉजिस्टिक इंडेक्स में। इसका रीज़न क्या है, तुम्हारा पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और जानते हो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी आया था, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन एसेट वाला जो मैनेजमेंट वाला जो था, जो पैसा मोबिलाइज करेंगे 7 लाख करोड़, उसके लिए ख़त्म हो गया। देखो अब देखो सिनेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, ये क्या है तुम्हारा, देखो यदि तुम लोग जाओगे OTP जो है ना, ओवर द टॉप, जो जाते हो अमेजन प्राइम वीडियो सब देखने के लिए जाते हो, हाँ OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, उसमें जब तुम देखोगे कंटेंट देखने जाओगे तो उसमें तुमको मिलेगा, उसमें मिलेगा तुम्हारा EUA कैटेगरी, EUA 7 मिलेगा, EUA 13 मिलेगा, ठीक है, एडल्ट का है 13+, और EUA 16 मिलेगा। और वहाँ पे मिलेगा कि पेरेंटल सुपरविजन वाला भी मिलेगा। यदि बच्चा बुतरुक कोई देखना चाहता है तो उसके लिए पेरेंट का सुपरविजन। अब बोला है कि थिएटर में भी इस तरह का लगाएंगे। अब थिएटर में भी तुम्हारा पेरेंटल प्रोविजन वाला चीज़ होना चाहिए। थिएटर जो कोई बच्चा यदि छोटा बच्चा यदि मूवी देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे भी कैटेगरी होगा। अभी भी कैटेगरी होता है मगर और बड़ा कैटेगरी बनाया जाएगा, उसी के लिए अमेंडमेंट किया गया। देखो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 दैट इंक्लूड प्रोविजन टू कर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ पायरेटेड फिल्म कंटेंट ऑन द इंटरनेट। देखो मेन रीजन क्या है कि जो पायरेटेड, देखो आप पायरेटेड वर्जन चला दोगे तो कितना नुकसान होगा। इतना मेहनत करके डायरेक्टर लोग बनाया है, बात समझ रहे हो ना। अभी और भी ये प्रोविजन जो बोल रहे हो वो प्रोविजन भी इसके अंदर है। मूर्ख लोग समझो यहाँ पे कि अब इतना ज़्यादा तुम्हारा पैसा लगा के बनाता है, फिल्म बनाता है, वो यदि तुम्हारा लीक हो जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा। एक्टर के लिए तो बहुत ही डिमोटिवेशन का बात है, बात समझे ना मोवा। और दूसरा क्या है, इसमें इस पे काम होगा। इसमें क्या है तुम्हारा ऑन द बेस ऑफ एज ग्रुप भी बनाया, जैसे करंट प्रैक्टिस का यू है, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, कोई भी जा सकता है। ए मतलब एडल्ट ऑडियंस के लिए ही है, और यूए का मतलब क्या पेरेंटल गाइडेंस के रूप में है। तो अमेंडमेंट में बोला गया कि और भी कैटेगरी होगा, यानी कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाया था उसी कैटेगरी में यहाँ पे भी डाला जाएगा। जैसे देखो उसमें क्या था, उसमें EUA कैटेगरी, EUA 7+, EUA 13+, EUA 16+, ये वाला कैटेगरी होता है OTT पे में, ये वाला सेम तुम्हारा थिएटर में भी रखा जाएगा। बात समझ में आ गया ना। दिस रेटिंग मे अलाउ फिल्म मेकर्स टू एड्रेस मैच्योर थीम्स विदाउट अट्रैक्टिंग एन A सर्टिफिकेट। यानी क्या है कि इससे जो फिल्म बनेगा वो और शुद्ध बनेगा, केवल A ना आए उसमें। A आएगा तो एडल्ट होगा, फिर बच्चा नहीं देख पाएगा, तो फैमिली फिल्म ज़्यादा होना चाहिए। IT रूल्स देखो, IT रूल्स क्या है तुम्हारा, ये IT रूल्स के हिसाब से ये तुम्हारा ये सब चीज़ आगे बढ़ो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड बॉर्नविटा कंट्रोवर्सी, ये हुआ था बॉर्नविटा पे आरोप लगा दिया कि आप बहुत ज़्यादा चीनी मिलाते हो, तो बहुत मामला बहुत तुल पकड़ा। तो फिर बॉर्नविटा आया बोले के लिए नो हम नहीं लगाते हैं। मैं इसका मतलब क्या कि FSSAI को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ही बॉर्नविटा में यदि चीनी मिला दिया जाए तो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। चीनी ऐसे भी बहुत जहरीला होता है शरीर के लिए। यहाँ पे देखो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका फॉलोअर देखो कितना है, ठीक है, इंस्टाग्राम में देख रहे हो ना, बहुत फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना। ये मॉन्डेलेस इंडिया का ना अटेंशन ड्रॉ किया है, कंपनी जो बॉर्नविटा कंपनी चलाती है, इसने दे दिया, बोला कि ये प्रोडक्ट में बहुत हाई शुगर कंटेंट है। तो बहुत बड़ा बात हुआ, इतना फॉलोअर, ये इन्फ्लुएंसर ही है ना, इतना ज़्यादा तुम्हारा सब्सक्राइबर है तो इन्फ्लुएंसर ही होगा। तो बॉर्नविटा देखो इस एलिगेशन से वो किया है, बाद में तुम्हारा वो डर से वो वीडियो डिलीट कर दिया उस लड़के ने। ही हाउएवर डिलीटेड द वीडियो फॉलोइंग ए लीगल नोटिस, कंपनी ने लीगल नोटिस दिया कि भाई वीडियो हटाओ। जैसे ध्रुव राठी के ऊपर भी यही हुआ था। ध्रुव राठी जानते हो ना, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, हाँ जूस पे बना दिया था कुछ, किस पे, पतंजलि पे बनाया था क्या, रियल जूस था। अच्छा। देखो ही हैज़ ऑल्सो अप्लाई, देखो इसने इंस्टाग्राम पे भी किया है देखो, और उसका ट्विटर हैंडल भी उसका सस्पेंड हो गया उस लड़के का। और उसके बाद देखो तुरंत आनंद फानन में ये आया है मॉन्डेलेस इंडिया, इसने क्या कहा है कि नो,
20 ग्राम ऑफ बॉर्नवीटा में 7.5 ग्राम ऑफ शुगर ऐड किए जाते हैं। 7.5 ग्राम मतलब क्या है कि चम्मच जो है ना, 1.5 चम्मच ही यूज़ किया जाता है 20 ग्राम में, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना है, इतना जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही है, यानी कि दिस इज मच लेस दैन डेली, जो बच्चा लोग खाता है डेली शुगर उसके कंपेयर में बहुत कम है, और ये गाइडलाइंस के अंदर है, डोंट वरी। तो FSSAI हैज़ बीन डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग इन सितंबर 2022। FSSAI प्रपोज इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग। आप देखो FSSAI ने किया है, पहले भी किया है कि अब इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग भी होना चाहिए, यानी कि और अच्छे से पता चले कि कितना उसमें शुगर मिलाया जा रहा है, कितना कंटेंट्स मिलाया जा रहा है। इसके लिए FSSAI ने पहले भी प्रयास किया था सितंबर में, और यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रैकेट खुला है कि FSSAI को और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए ये आइटम सब पे। बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई राशन कार्ड दो माइग्रेंट वर्कर को भी। माइग्रेंट वर्कर बेचारा जो है ना, कभी कर्नाटका में है तो कभी बिहार में है ना, कभी आंध्र प्रदेश में है तो कभी यूपी में है, ऐसे बेचारे लोगों को नहीं मिल पाता है राशन कार्ड का लाभ, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे लोग को भी मिलना चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोवाइड राशन कार्ड टू अबाउट 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स, जो भी ई श्रम पोर्टल में, ई श्रम पोर्टल बना था ना इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, ठीक है। और ये जो अभी कवर्ड नहीं हुआ NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से जो कवर्ड नहीं हुआ है, इन लोगों को भी करो। और ऐसे लोग 8 करोड़ होंगे जो माइग्रेंट वर्कर होंगे। अभी तक तुम लोग को पता होना चाहिए, अभी तक ई श्रम पोर्टल में लगभग तुम्हारा 28.6 करोड़ की है। टोटल इनफॉर्मल सेक्टर कितना है बताओ तो? 40 से लेकर 45 करोड़ का आबादी, 40 से लेकर 45 करोड़ तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर है। जानते हो 88 to 90% हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में ही लोग एम्प्लॉयड है। तो टोटल कितना है? 40 to 45 करोड़। 40 to 45 करोड़ में लगभग तुम्हारा 29 करोड़ कह सकते हो ई श्रम पोर्टल से रजिस्टर्ड है, समझे। और उसमें से देखो ओनली 20 करोड़ आदमी के पास राशन कार्ड डेटा है। तो व्हाट अबाउट द 8 करोड़ पीपल? इसलिए 8 करोड़ पीपल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लोग वंचित रह गया, क्योंकि ये लोग पास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि ये वेलफेयर स्टेट का जिम्मेदारी है कि हर एक माइग्रेंट वर्कर को वो पहुंचाए, समझे। द बेंच सेड दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कुड रीच आउट टू द वर्कर्स थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो चला जाएगा, ई श्रम पोर्टल कर दे, और उसको बिल्कुल उसको मिलना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी हो। एक बिहार का यदि आदमी है, महाराष्ट्र में कर रहा है, तो बिल्कुल वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, वहाँ पे भी सेवा मिल सकता है उसको। तो देखो यहाँ द बेंच सेड दैट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कुड रीच आउट टू द वर्किंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो दैट मोर एंड मोर रजिस्ट्रेंट्स ऑन ई श्रम पोर्टल आर इश्यूड द राशन कार्ड। यानी कि जितना ई श्रम पोर्टल पे होगा उतना ही ज़्यादा इसको इशू करो। जितने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे लोग, उसको राशन कार्ड इश्यूज करो। 2 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जिम्मेदारी है, एंड उसको बेनिफिट मिलेगा जो भी तुम्हारा यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है PDS से रिलेटेड, वो उसको मिलना चाहिए, है ना। जो भी बेनिफिट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि बेचारे लोग को मिल नहीं पाता है। एक तो गरीब आदमी है, तभी तो माइग्रेंट वर्कर्स है। अब माइग्रेंट वर्कर को भी यदि PDS का व्यवस्था नहीं मिलेगा, मजदूर लोग को भी PDS का व्यवस्था नहीं मिलेगा, तो बहुत पीछे हो जाएगा ये लोग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 करोड़ इन लोगों को भी मिलना चाहिए, जबकि ये लोग ई श्रम पोर्टल में है रजिस्टर्ड। मगर ई श्रम पोर्टल में 29 करोड़ में लगभग तुम्हारे 21 करोड़ 20 to 21 करोड़ के पास ही राशन कार्ड है। तो 8 करोड़ के पास नहीं है, तो 8 करोड़ के पास नहीं है तो किसी तरह उसको दो और जिस स्टेट में भी है वहाँ से उसको PDS का व्यवस्था सुनिश्चित करो। बात समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे देखो, वेरी नाइस। RBI का क्या है? RBI बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी भाई हमारा काम कर रहा है। जानते हो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा टूल क्या बनाती है? क्या टूल है उसका? इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? CPI इन्फ्लेशन। कौन सा CPI इन्फ्लेशन? होलसेल वाला कि कोर वाला? होलसेल वाला, समझे। बात समझ में आ रहा है ना? सॉरी, होलसेल बोले, हेडलाइन वाला। होलसेल तो अलग है, होलसेल तो अलग है। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है? हेडलाइन CPI में सब फूड और बिवरेज सब आता है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है तुम्हारा? कोर इन्फ्लेशन में माइनस होता है फूड और बिवरेज। देखो यहाँ अभी जो आर्टिकल आया है RBI का, इसमें बोला जा रहा है कि यस, हमने क्या किया, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रहा है, और इससे क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन आ रहा था उस इन्फ्लेशन को हम कम किए। देखो, इन्फ्लेशन को कम करने को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन अलग है, डिसइन्फ्लेशन अलग है। तो डिसइन्फ्लेशन हुआ है कैसे? देखो, एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन तुम्हारा
पीक पे था 7.8% अप्रैल 2022 में, वो घट के तुम्हारा 5.7% हुआ है। और उसी के बीच में रिपो रेट 4 से लेके 6.5% कर दिए थे, 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया ना अप्रैल से लेके तुम्हारा अभी तक देखेगा 2023 में तो कितना है, 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। जैसे रिपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी को सक करना। लिक्विडिटी सक क्यों किया था, इन्फ्लेशन कम करने के लिए, देखो हुआ है। कहाँ 8% था, 8% से घट के तुम्हारा 5.7 यानी कि 6% हुआ है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि एट द सेम टाइम तुम्हारा रिपो रेट को बढ़ाया गया था, इसलिए कह रहा है कि सही है। देखो, और माना जा रहा है स्टूडेंट कि आने वाले भविष्य में Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5% तक जाएगा। 5% तक इसलिए जाएगा क्योंकि जब आप रिपो रेट बढ़ा रहे हो तो उसको टाइम लगेगा नीचे पहुंचने तक, टाइम लगता है। एक ही बार मॉनेटरी ट्रांसमिशन तो नहीं होता, टाइम लगता है। और टाइम लगते हुए Q4 में क्या होगा कि इन्फ्लेशन और अंडर कंट्रोल हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो यानी कि कितना रिडक्शन हो जाएगा, पहले कंपेयर में 260 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हो जाएगा, क्या 7.8 है और इस हिसाब से 5.2 देखोगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें बताया गया है, जो भी आर्टिकल छपा है उसमें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बोला गया है। इसमें बोला गया स्टूडेंट कि अच्छी बात यह है कि लेवल ऑफ पॉलिसी रेट अभी कितना है तुम्हारा 6.5% रिपो रेट, और उसके हिसाब से तुम्हारा क्या है कि इस 1.25 टाइम्स बताए थे ना स्टूडेंट, तुम लोग को बोर्ड में बताए थे कि इन्फ्लेशन कितना है, 6 से कम है, और रेपो रेट इतना है 6.5 है, हाँ 6.25 है, 6.5% है। तो इसका गैप करोगे तो 1.25 विच इज वेरी गुड। बोले बताए थे 0.9% सबसे बेस्ट होता है, ना ज़्यादा बढ़ना ना घटना। बताए थे 0.9% सबसे बेस्ट होता है। यदि ट्रांसलेट हुआ कि नहीं हुआ, अभी तुम्हारा 1 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है, कहने का मतलब ये हुआ। और जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, कितना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, 6.5%। और अभी यदि कोई बैंक में जमा करता है और इन्फ्लेशन कम है तो उसको ब्याज मिलेगा। अच्छा, अभी तुम बैंक में जमा करते हो लेट्स से, और तुम्हारा क्या है कि रिपो रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 6.5 है और तुम्हारा इन्फ्लेशन 7 है, तो तुमको 0.5% का नुकसान होगा। अभी इन्फ्लेशन क्या है, अंडर कंट्रोल। यदि मैं Q4 2024 का बात करूं तो 5.2 होगा, और इधर तुम्हारा रिपो रेट कितना है तुम्हारा 6.25, घटाओ बाबू 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.25 समथिंग, उतना आपको फ़ायदा होगा। अच्छी बात है ना। तो इससे पता चलता है कि यस, जो भी चीज़ किया गया है RBI की तरफ से वो सफल है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी काम कर रहा है। कुछ को समझ में नहीं आया, पूछो हमसे। समझ में आया तुमको समझ में आया अच्छे से? देखो मूर्ख बच्चा लोग यहाँ पे समझो, तुम लोग को इतना भी समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे, देखो रिपो रेट, देखो यहाँ पे रिपो रेट, ये रिपो रेट है, इन्फ्लेशन है, और रिपो रेट से डायरेक्ट तुम्हारा बैंक रेट तय होता है, पता है ना ये चीज। हाँ, रिपो रेट कितना से कितना बढ़ा, 4 से लेके तुम्हारा 6.5 बढ़ा। ठीक है, इन्फ्लेशन देखो पहले कितना था, इन्फ्लेशन पहले 7.8 था, अब प्रोजेक्ट कितना किया जा रहा है कि 5.2 हो जाएगा, होगा ना जी, 5.2 होगा तुम्हारा Q4 2024 में। समझ में आया, ये समझ में आ गया ना। अब इस समय कितना होगा तुम्हारा, इसमें बैंक रेट यानी कि वही रिपो रेट और बैंक रेट रिलेट करके दिया गया है, इसमें कितना होगा, ये 6.5 होगा। घटाओ दोनों को, दोनों घटाओगे कितना हो जाएगा, 6.50 माइनस 5.20 कितना होगा बाबू, 0, 3 और 1 लगभग होगा ना जी। अब इसमें 2.5 हुआ तो टेंशन मत लेना, समझो 1 के यानी कि यदि बैंक में कोई आदमी जमा करता है तो उसको इतना लाभ होगा। यदि मान लो कि रिवर्स हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि बैंक रेट तुम्हारा मान लो कि यहाँ 4.5 हो जाता और इन्फ्लेशन तुम्हारा यहाँ 6 हो जाता, तो तुम बैंक में जमा करता है बाबू, इन्फ्लेशन तुम्हारा ज़्यादा है और रिपो रेट तुम्हारा कम है, यानी कि बैंक रेट कम है, तो तुमको नुकसान होता है 1.5 का। ये हम बोल रहे हैं, समझ में आ गया। देखो वही चीज़ बताया गया आगे। देखो यूरो एरिया लीड्स इन ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस। देखो यूरो जो है ग्रीन बॉन्ड इश्यूएंस ज़्यादा कर रहा है, यानी कि ग्रीन बॉन्ड बहुत ज़्यादा जारी कर रहा है। ग्रीन बॉन्ड समझते हो ना, कोई भी बॉन्ड इशू किए है, जो भी पैसा आएगा वो पैसा तुम्हारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होगा। ठीक है, वो कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखो बहुत ही प्रॉब्लम वाला बात है स्टूडेंट कि सिटीजन रिनोसिएशन
इज ऑन इंक्रीज, यानी कि भारत का जो सिटीजनशिप है बहुत ज़्यादा लोग छोड़ रहा है इसको। इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि हमारे कंट्री में डुअल सिटीजनशिप का है ही नहीं नियम, वहाँ जाएगा बच जाएगा वो, फिर उसका ले लेगा, और फिर इंडिया डबल सिटीजन देगा ही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा OCI काट देगा भारत। इसलिए देखो अभी 2022 में बहुत ज़्यादा आ गया है आंकड़ा, देख रहे हो बहुत पिक पे है, समझ रहे हो ना, बहुत ही पिक पे है। 133 तुम्हारा के समझ रहे 1000 है, यानी कि लगभग तुम्हारा 2 लाख आदमी अपना सिटीजनशिप छोड़ रहा है, 2 लाख आदमी अपना सिटीजनशिप छोड़ रहा है, लिख लो 2 लाख सिटीजनशिप छोड़ रहा है, पहले कंपेयर में काफ़ी बढ़ा है। ये देखो 68% ऑफ स्पेशलिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ केयर। बताओ हमारे कंट्री में जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है उसमें जो कर्मचारी है लगभग 68% तो वैकेंट है, तो कहाँ का फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारा काम करेगा, वो घर से चला जाएगा तुम्हारा। बात समझे ना, प्राइमरी हेल्थ केयर में जो काम करने वाला आदमी है उसमें 68% ही गायब है, तो क्या होगा। दूसरी बात है देखो ट्रेड डिफिसिट भारत के साथ चाइना का कितना है, $100 बिलियन का है, समझे, ठीक है। देखो 136 बिलियन डॉलर ये अभी तक का सबसे 2022 में सबसे ज़्यादा था। उसका देखो चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो भी बढ़ा है, 21% बढ़ा है, समझे। और चाइना इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया देखो वो तुम्हारा डिक्लाइन हुआ है, तो जाहिर सी बात है और बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, और बढ़ जाएगा तुम्हारा। चाइना का जो एक्सपोर्ट है भारत की तरफ इंक्रीज़ किया है, और इंडिया जो बेचता था सामान वो डिक्रीज़ हुआ है, तो और ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा। देखो ट्रेड डिफिसिट तुम्हारा लगभग 135 से 140 बिलियन डॉलर का है, 100 से ज़्यादा क्रॉस हो गया है, समझ में आ गया ना। ट्रेड डिफिसिट पर इंडिया, हाँ देखो जबकि 2021 का जो फिगर था वो मतलब 69 लगभग 70 बिलियन डॉलर का था, अभी देखो 100 बिलियन प्लस हो गया। आगे देखो, समझ में आ गया ना। आगे देखो यहाँ पे रैंडम थॉट्स फॉर क्रिस्टल क्लैरिटी, SDN1 एंड SDN2 जेनोम एडिटेड प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम, देखो इसका मतलब क्या होता है मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये हाई फाई लिखा गया है। SDN1 और SDN2 है तुम्हारा, ये जीनोम को हम एडिट करते हैं, जीनोम मतलब समझ रहे हो, जीन को एडिट करते हैं भाई, इसमें कोई थर्ड एक्सटर्नल चीज़ से कोई चीज़ ऐड नहीं किया जाता, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया जाता है, बात समझे, तीसरा कोई वहाँ पे मिलाया नहीं जाता है। इसलिए 1 साल पहले इस बात पे बैठक हुआ था कि कभी भी SDN1 और SDN2 वाला काम हो, यानी कि जेनोम पे एडिटिंग हो, तो GEAC को नहीं भेजेंगे, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है उसको नहीं भेजेंगे। उसको कब भेजते हैं, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तब भेजते हैं उसको। इसमें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ ही नहीं है, क्योंकि थर्ड चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं है इसके अंदर, उसी को एडिट कर रहे हो, जो भी पहले से प्रेजेंट है जीनोम उसको तुम कर रहे हो, तो अभी तीसरा जगह से चौथा जगह से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो नहीं जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो SDN1 और SDN2 जेनोम एडिटिव प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम एक्सजेनियसली इंट्रोड्यूस DNA, यानी कि बाहर से नहीं है, तो इसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म रूल्स 1989 से ये बाहर होगा, ठीक है। यहाँ बायोसेफ्टी वाला वो ख्याल नहीं रखा जाएगा, बायोसेफ्टी वाला ख्याल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में रखा जाता है। अगर कोई CBD बना था कि नहीं बना था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यस, समझ गए ना। बट SDN3 है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, उसमें क्या होता है, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया था। फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो जाएगा, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो GEAC के बाद जाएगा वो। तो देखो कितना सीखने वाला चीज़ है कि SDN1 और SDN2 GEAC के साथ नहीं जाता है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लागू नहीं होता है। मगर जो SDN3 है जिसमें तुम्हारा बाहर से लगता है, जीन लगता है, उसमें जीन मैनिपुलेशन होते हैं, बाहर का ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो GEAC के बाद जाएगा। और प्लस तुम्हारा जो रूल है वो रूल 1999 का रूल भी लगेगा उसके ऊपर। करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, बात समझो। हाँ, इंडिया कल बताए थे ना तुम लोग को कि बाहर का जो प्रोजेक्ट हो रहा था जिसका 20 साल हुआ था, 95 + 5% बाद में किए थे, याद है ना, बोले थे ना कि इंडिया भी सेम प्रोजेक्ट चलाया था, बिल्कुल यही प्रोजेक्ट है, इंडिजन प्रोजेक्ट। देखो इज़ अ पार्ट ऑफ जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट, और मेन पर्पस क्या था हमारा कि जितने भी अलग अलग इंडियन पॉपुलेशन है सबका जेनोम सीक्वेंसिंग करना, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन का, तो अलग अलग पॉपुलेशन का अलग अलग जेनोम होगा ना, क्योंकि ट्राइबल का जो जेनोम होगा हालांकि 99% मैच करेगा, वो अलग बात है, 2 बिलियन बेस पेयर में तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा, मगर जो आपका 1% मैच नहीं करता वो भी हमको चाहिए। तो इसी के लिए इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसी को बोलते हैं इंडिजन प्रोजेक्ट। कोई पूछेगा इंडिजन प्रोजेक्ट भारत का प्रोजेक्ट है, कौन सा, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है तुम्हारा ये चीज़, बात समझे। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारा क्या है, जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट। उसके अंदर क्या है तुम्हारा, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा था, इंडिजन प्रोजेक्ट चल रहा था।
इसमें क्या है कि जितने अलग अलग हमारे एथनिक ग्रुप्स है उसका जेनोम सीक्वेंसिंग करना है। जैसे यूरोप कर रहा था ना, कल बताए थे ना, यूरोप ने यूनाइटेड स्टेट्स बताए थे ना, ज़्यादातर लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, 8 लेबोरेटरीज बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। अब ये देखो, ये पढ़ो, CRSPR कई बार क्लास में कवर कर चुके हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पोलिंड्रोमी रिपीट्स एंड इंडिया हैज़, अभी इंडिया के पास लीगल इन्फोर्सेबल रेगुलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा, नो लीगल, अभी तक हमारे पास कोई लीगल इन्फोर्स नहीं है CRSPR के लिए। देखो समझ में आ गया ना ये चीज़, बिकॉज ऑफ द फूड वेस्ट की वजह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? नो, मीथेन रिलीज होता है। जो खाना खा के फेंक देते हैं हम लोग, गार्बेज में फेंक देते हैं, वहाँ से मीथेन रिलीज होता है। समझे? आगे बढ़ो। गुआना क्या है? तुम्हारा डट प्रोडक्ट है सी बर्ड और बैट का, चमगादड़ का, और जो सी बर्ड है, जो बर्ड सी में पाए जाते हैं, उसका डट प्रोडक्ट है। समझे? जो कि बहुत ही अच्छा मैन्योर माना जाता है, बहुत ही अच्छा मैन्योर। और जहाँ तक सवाल है कि रसिया नहीं है, पेरू है, पेरू कंट्री जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। देखो जिस हिसाब से रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे बात हो रहा है अभी, हाँ याद आया रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर जो पढ़ाए थे तुम लोग को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो उस हिसाब से इस तरह का गुआना एज ए मैन्योर का डिमांड बढ़ रहा है, और पेरू सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि अनलेस देयर वेर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन बाय द प्रिसाइडिंग शुड बी डिसाइडेड विद इन 3 मंथ। बोल रहा है कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, तो जो पीरियड होना चाहिए 3 महीना के अंदर आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं कई बार स्पीकर इस चीज़ को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है 3 मंथ होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ जानते हो ना? हाँ स्पीकर को होता है। देखो यहाँ पे देखो, द बार जीन इन DMH, वही मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है तुम्हारा, 11 कन्वर्ट्स हार्बिसाइड टोलरेंट विच मेक्स द GM मस्टर्ड AST बिग क्रॉप। ये सही होगा, देखो तो सही होगा, देखो 448, हाँ ये बताए होंगे तुम लोग को। जो बार जीन है, एक बार जीन आता है, उसके वजह से हार्बिसाइड टोलरेंट हो जाता है। जैसे देखो BT कॉटन, बच्चा लोग BT कॉटन, BT कॉटन में ST BT कॉटन लगाते हैं। ST बटन क्यों लगाते हैं? ताकि ग्लाइफोसेट को सह सके, वो वीडिसाइड को सह सके। वही सेम चीज़ तो हो रहा है यहाँ पे कि जो बार जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे आपका हार्बिसाइड टोलरेंट बन जाता है वो, और उसके बाद वो आराम से कर लेगा। इसका मतलब GM मस्टर्ड ये ST क्रॉप हो गया। ST क्रॉप मतलब क्या कि हार्बिसाइड को टोलरेट कर लेगा। यदि बाहर से ग्लाइफोसेट टाइप का यूज़ कर रहे हो तो वो टोलरेट कर लेगा। और हम जानते हैं कि मस्टर्ड को हमने दे दिया, ओके कर दिया है, मस्टर्ड को ओके कर दिया ना जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए। देखो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इज अबाउट 2 to 3 times एज एफिशिएंट एज बर्निंग पेट्रोल बिकॉज एन इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन इज मच मोर एफिशिएंट दैन कंबसन। देखो ये भी सही होना चाहिए, देखो तो सही स्टेटमेंट है। बात समझ गए? हाइड्रोजन तुम्हारा बेटर है, पेट्रोल को बर्न करने से बेटर है कि इसको बर्न करो, 2 to 3 times ज़्यादा एफिशिएंट है ये। हाँ ये देख लो स्टूडेंट, फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स मोस्ट कॉमनली कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है ना? फ्यूल सेल का मतलब ही क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्यूल सेल का मतलब क्या है? हाइड्रोजन सेल। समझे? इसमें H+ ऑक्सीजन को दिया जाता है एंड हाइड्रोजन इज एनर्जी कैरियर। ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। यस ये देखो बताए थे ना, वेगरिंग बताए थे, जुआ लगाने वाला जीतने का जो था। गेम्स दैट रिक्वायर वेजरिंग आर आउटलाइन इन फिजिकल फॉर्म अंडर द कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। सही बात है, जिसमें वेजरिंग का बात था वो गैम्बलिंग एक्ट 1867 बना था, उस समय ब्रिटिश का रूल बना था, उसी के अंदर आता है ये। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड फाइसोट्रेकी क्या है तुम्हारा, साइकोट्रोकी सब्सटेंसेस एक्ट 1985। यूजर पेडलर्स ट्रैफिकर्स कैन बी इम्प्रिजन्ड एंड प्रोसिक्यूशन डज नॉट हैव टू प्रूव इंटेंट टू लेड टू कन्विक्शन। बात समझे? ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, नार्कोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड जो भी तुम्हारा एक्ट था, उसमें जितने भी यूज़र्स है जो यूज़ कर रहा है, इसमें ड्रग्स यदि यूज़ किया जा रहा है, पेडलर से जो बेच रहा है इधर उधर, वो सब जाएगा। और हाँ इसमें क्या है तुम्हारा, उसको पकड़ा जा सकता है। एंड प्रोसिक्यूशन डज नॉट हैव टू प्रूव इंटेंट टू लीड टू कन्विक्शन। हाँ प्रोसिक्यूशन का मतलब ये नहीं कि उसको कन्विक्शन हो जाए, उस पर काम होगा। क्या भारत में सर्कुलर माइग्रेशन ज़्यादा है परमानेंट माइग्रेशन से? सर्कुलर माइग्रेशन सब ज़्यादा है। सर्कुलर माइग्रेशन मतलब 6 महीने के लिए आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा जाएगा, ये ज़्यादा है इंडिया में। देखो 2023 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सब्सिडी कर दिया गया ना, इस ईयर के लिए किया गया कि नहीं किया गया? जोड़ दिया गया उसमें। अरे 1 जनवरी से स्टार्ट तो हो गया था। करेक्ट स्टेटमेंट है। रिसेंटली उड़ान बचाओ यात्रा, ये कहाँ का है? उड़ान बचाओ यात्रा एक पौधा है, कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। ये राजस्थान का होगा, काट दो उसको, आसाम नहीं होगा ये। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स
राजस्थान निकलो, वहाँ पे बहुत सेक्रेट है, एक टेम्पल में पूजा जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कैनॉट बी परचेज बाय एनी, देखो गलत बात है ना, कोई भी एनआरआई खरीद सकता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को, और साथ साथ कोई भी कंपनी, बाहर का कंपनी उसका सब्सिडरी है इंडिया में, तो वो भी खरीद के दे सकता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को। बताए थे एनआरआई खरीद सकता है, हाँ हो सकता है, गलत हो गया स्टेटमेंट वो। डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज ओनली पॉसिबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1%, वो 5% नहीं होगा, 1%, 1% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट टू नो, देखो हमें अधिकार है जानने का, और ये भी तुम्हारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के हिसाब से आएगा। राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानने का अधिकार आपको आर्टिकल 91 क्लॉज के अंदर ही आएगा, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो माइनिंग एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होते हैं नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन में, या फिर 1 किलोमीटर हो सकता है, जो भी हायर हो, करेक्ट स्टेटमेंट है, बताए होंगे, बहुत पहले बताए होंगे ये। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002, इसने बोला है कि बफर जोन होगा वो 10 किलोमीटर तक होगा, यानी कि यदि नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहाँ पे 10 किलोमीटर तक बफर जोन होगा। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अच्छा, यदि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होगा तो 10 किलोमीटर होगा ही, यदि तुम्हारा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नहीं है तब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि बफर, मगर नहीं होगा बोला था, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे इकोलॉजिकल सेंसिटिव हो या नहीं हो फिर भी होगा, ये बात था, दैट्स इट।